नमस्कार, मैं जय कुमार झा आप सभी दर्शकों का सत्यम न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारे आज के मेहमान हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी के पुराने सहयोगी और पटना के कुम्हरार विधानसभा सीट से जन अधिकार पार्टी के भावी प्रत्याशी श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू जी। इससे पहले जो आपने कुम्हरार विधानसभा की समस्याओं के बारे में बात की, उन सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए आप फंड्स कहाँ से लाएंगे? जबकि आपको पता है कि बिहार बहुत समय से कर्जे में डूबा हुआ है। देखिए, कर्जे में डूबा है बिहार तो चल रहा है। सरकारी फंड का दुरुपयोग तो रोज हो रहा है। आप सब बिहार सरकार का बजट उठा कर देख सकते हैं। एक ही सड़क को, जो अच्छी सड़क है उसी को बार बार बनाया जाता है। जो वंचित वर्ग के इलाके हैं उनको नहीं काम किया जाता है। जो नल निकासी पर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया खर्च हुए, उसको अगर सही तरीके से खर्च होता, उनकी मॉनिटरिंग होता, तो ये जल निकासी की समस्या भी नहीं होती। अगर बिहार में जन अधिकार पार्टी की सरकार आती है तो जो अभी तक कार्य हुए हैं, जिसमें लूट खसोट हुए हैं, जो बड़े बड़े कंपनी यहाँ ठेकेदारी लिए हैं, जो इस वर्तमान सरकार के द्वारा छोटे छोटे टेंडर को 3-4 टेंडर को जोड़ के बड़ा टेंडर करके बड़े बड़े माफियों को दिया गया है, उसको हम लोग बदलाव लाएंगे। जो काम के लिए फंडिंग हो चुके हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, फंड रिलीज हो गए, उनकी जांच करेंगे, उनसे रिकवरी करेंगे। वो अधिकारी हो, ठेकेदार हो या भ्रष्ट नेता हो, जो संपत्ति वो घर में बनाए होंगे उनसे अर्जित करेंगे। और जब इच्छा शक्ति होगी ना बिहार के विकास के लिए, तो फंडिंग की व्यवस्था हो जाएगी। एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं, जब 94 में पप्पू यादव पूर्णिया के एमपी हुआ करते थे, उस समय पटना में लाइन नहीं हुआ करते थे 20 घंटे, मगर पूर्णिया में 24 घंटे लाइन हुआ करते थे। तो एक जनप्रतिनिधि का इच्छा शक्ति क्या होता है, उस पर कार्य डिपेंड करता है। आपको ये नहीं होता तो आप पुराने लोग जो होंगे पूर्णिया के, आप वहाँ जाके सर्वे करके देख लीजिए। वो जो 94 से जो 2000 तक एमपी थे, तो पूरे बिहार में लाइन नहीं हुआ करती थी। पटने जैसे शहर में 12 घंटा 18 घंटा लाइन हुआ करती थी, लाइन कट जाते थे, मगर वहाँ लाइन 24 घंटा रहते थे। तो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में किस तरह कार्य करना चाहते हैं, उस जनप्रतिनिधि और सरकार पर निर्भर करती है। सरकार की इच्छा शक्ति अगर मजबूत होगी तो फंड की व्यवस्था हो जाती है। देखिए, एक उदाहरण आप बताते हैं। जब बाढ़ आई, सरकार नकार हो गया, कहीं नहीं दिखे। नीतीश कुमार निकले 4 दिन में, 2 दिन के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री हाफ पैंट में भागते हुए दिखे। कोई जनप्रतिनिधि कहीं नहीं दिखे, ना मेयर दिखे, ना वार्ड पार्षद दिखे। उसी सरकार की हम बात करते हैं जब बिहार में मानव श्रृंखला लगा करना था, सरकार को अपनी ब्रांडिंग करनी थी। 25-25 हेलीकॉप्टर सड़कों पर रन कर रहे थे, अरबों खरबों रुपये फंड लगाए जा रहे थे, जो सरकारी फंड था। तब जब सरकार की इच्छा शक्ति होती है किसी चीज़ को प्रमोट करने का, जैसे अभी हाल फिलहाल में सरकार का एक प्रोजेक्ट चला था हरियाली की, गांव गांव यात्रा किए, करोड़ों खरबों रुपया बहाए, उससे न हरियाली आई, न बिहार का विकास हुआ, मगर नीतीश जी का विकास हुआ, नीतीश जी का टीआरपी बढ़ी। तो नीतीश जी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए हमेशा फंडों की व्यवस्था कर लेते हैं। एक उदाहरण, आप पटना का म्यूजियम देख लीजिएगा। एक म्यूजियम को रहते हुए दूसरा म्यूजियम की क्या आवश्यकता पड़ी? उस म्यूजियम में बनाने में जो बजट घोटाला किया गया, उसकी क्या आवश्यकता थी? 100 करोड़ की बजट 500 करोड़ चली जाती है, और उस 500 करोड़ की बजट में वहाँ एक हॉस्पिटल होता था, कितने गरीबों का विकास होता है। जो एम्स को फुलवाड़ी में बनाया गया, शहर से बाहर बनाया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल बन रही है, वेदांता का हॉस्पिटल बन रहा है, कंकड़बाग के बीचों बीच बनाया जाए, सरकार ने उनको जमीन उपलब्ध कराया। तो ये सब सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर होती है, फंड की कभी नहीं होती है। और सरकार की इच्छा शक्ति हो जाए कि अभी इस अशोक बिली रोड को 6 लेन करना है, तो सर के पास फंड भी आ जाएंगे, बनी हुई सड़कों को तोड़ के फिर से रोड भी बन जाएंगे और काम भी हो जाएगा। तो इस सरकार की इच्छा शक्ति क्या है, गरीबों वंचित वर्गों का के प्रति उनका उदासीन रवैया है, इसलिए फंडिंग का काम नहीं हो पा रहा है। फंड की कमी कभी नहीं होती है, ये मेरा मानना है, और हमने देखा भी है अप्रत्यक्ष रूप से। अब बाढ़ की बात कर लीजिए, शराबबंदी की बात कर लीजिए। बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार अपने ईगो पर लिया,
क्या आपको लगता है कहीं बिहार में शराबबंदी है? आज के डेट में जो बच्चे स्कूल जाते थे, उस स्कूल बैग में आपको दारू के बोतल मिल जाएंगे, वो डिलीवरी बॉय बन गए। छोटे छोटे बच्चे दारू पहुंचा रहे हैं। पहले तो था, एक नियम था, यही नीतीश कुमार की नीति में क्या खोट है ये मैं बताता हूँ। जब आरजेडी की सरकार थी तो हर जिला मुख्यालय में शराब की दुकान होती थी। जब नीतीश कुमार आते हैं तो हर पंचायत, हर वार्ड में शराब की 2-2 दुकान खुलवाते हैं कि भैया ये लोग अवैध दारू पी के लोग मर जाते हैं, इसलिए हर पंचायत में दारू दुकान होगा, अवैध दारू की बिक्री बंद हो जाएगी। मगर ये जब फुल सत्ता में आते हैं, जब ईगो पर सवाल आती है, जनाधिकार पार्टी शराबबंदी की जो पिछले बार घोषणा की थी 15 में, उसका वो कॉपी करके वो लागू करने की कोशिश करते हैं। वो अपने घोषणा पत्र में मिलाते हैं, मगर लागू सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। देखिए, शराबबंदी के पक्षधर हम भी हैं, मगर उसका तरीका होना चाहिए। एक बैग अगर किसी चीज़ को बंद कर देंगे तो बंद नहीं हो सकता। जो अभी बिहार में है, हर गांव, हर मोहल्ले, हर कस्बे में दारू बिक रही है। आज थाना का काम है दारू बेचवाना। जो छोटे छोटे अपराधी हैं उनका काम हो गया है दारू बेचना, और वो अब किसके माध्यम से बेचवा रहे हैं? स्कूली बच्चे के माध्यम से। तो इससे दारूबंदी की नीति में नीतीश कुमार ईगो के बल पर चला रहे हैं, मगर इस शराबबंदी पूरे बिहार में खत्म है। अगर सरकार इसमें नियत में थोड़ा सा सुधार लाते, इसको आधार कार्ड के आधार पर आधारित कर देते, इसको जिला मुख्यालय में एक शराब की दुकान कर देते, धीरे धीरे किसी चीज़ को बंद कीजिएगा तो बंद हो सकता है। एक बैग आप बंद कीजिएगा, बंद संभव नहीं है। जो बिहार में दिख रहे हैं, आप किसी मोहल्ले में चले जाइए, आप दारू के बारे में पता कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। और सीएम हाउस के अगल बगल पता कर लीजिए। सीएम हाउस ने घोषणा किया था जिस इलाके में दारू के बोतल मिल जाएंगे, वो थानेदार, चौकीदार सब सस्पेंड हो जाएंगे। पता चलेगा सीएम हाउस में दारू का बोतल मिल जाएगा, इंक्वायरी सही ढंग से किया जाएगा। तो सरकार की इच्छा शक्ति में घोर अभाव है, इसलिए बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और भ्रष्टाचार का तो कोई आलम नहीं है। तो ये मजबूरी का गठबंधन है, अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन है, और जनता का शोषण है। आपकी सरकार जो आएगी, क्या आप उसमें दारू चालू कर देंगे? ये दारू चालू नहीं करें, मगर दारूबंदी का जो नीति है उसमें सुधार करेंगे। इसकी अति आवश्यकता है बिहार में। वो सुधार किस तरह का होगा? सरकार आएगी तो उसके हम लोग समीक्षा करेंगे। गुजरात में भी दारूबंदी है, मगर वहाँ भी कहीं कहीं 5 स्टार होटल में मिलते हैं। उसके दाम जो अभी 2000 में ब्लैक मिल रहे हैं, 500 की दारू 2000 में बिक रहे हैं, 5000 में बिहार सरकार बेचेगी। जिनको अमीर को पीना होगा वो पिएंगे, एक जगह एक बार देंगे, आधार कार्ड पर देंगे, राजस्व की भी वृद्धि होगी। 5 स्टार होटल में ही सिर्फ दारू मिलेंगे, और जो पीना होगा पी के घर पर जाएंगे, रोड पर नहीं पिएंगे। तो दारू का नीति में सुधार लाना, उसको चरणबद्ध तरीके से देखना होगा, मूल्यांकन करना होगा। एक तो है मूल वृद्धि, जो अब 500 की दारू अभी दारूबंदी में 2000 में ईजी वे में ब्लैक हो रही है। 1500 रुपया, 500 थानेदार को, 500 सरकार को, 500 रुपये बेचने वाले को मिल रही है। 500 का चीज़ ब्लैक में 1500 में बिक रही है, और उसको डर भी है जेल जाने का, तब भी वो खरीद रहा है। तो इस नीति में हम सुधार लाएंगे। 500 का दारू हम 5000 में सरकार बेचेगी, और उसके बाद उसको कड़ाई से लागू करेगी। ये नीतीश कुमार की तरह नहीं कि अगर दारू पीते थाने में पकड़ा भी गए तो बेल हो जा रहा है। कड़क से नियमावली जो बनेगी, कड़ाई से उसको लागू करेंगे, और मूल वृद्धि करके गरीब को उस पर रोका जा सकता है। कुम्हरार की जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कुम्हरार की जनता से एक ही है। कुम्हरार 30 वर्षों की जो वर्तमान व्यवस्था है उससे मुक्ति चाह रही है, आज़ादी चाह रही है। कुम्हार की जनता अपने को घुटन महसूस कर रही है, तो उससे आज़ादी दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। देखिए, कुम्हार में बेरोजगारी, अपराध, भूमाफियों का साम्राज्य, और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं, स्कूल कॉलेज की अभाव। तो अभी की जो व्यवस्था है, अभी वर्तमान में बीजेपी की एमपी भी हैं, विधायक भी हैं, अधिकतर वार्ड पार्षद भी हैं, और मेयर भी है। मगर अभी जो जंगल राज के नाम पर बीजेपी आई थी, अभी वर्तमान स्वरूप अगर पटना की खासकर बात करें तो जितने अपराधी भूमाफिया पटना में हैं, वो आज बीजेपी के समझिए मंडल कमेटी में है, कोई बूथ कमेटी में है,
एक तरफ से बीजेपी के प्रत्यक्ष रूप से पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। जितने बाहुबली अपराधी हैं सभी बीजेपी में सम्मिलित हो गए हैं और अभी के वर्तमान विधायक और एमपी दोनों उसी बाहुबली के इशारे पर जनता को एक तरफ रात के अंधेरों में लूटती है, दिन के उजालों में जमीन पर कब्जा दिलाती है और कल होके बीजेपी के नेताओं के साथ सीना तान के घूमती है, कहती है कि हम जंगल राज से मुक्ति दिलाएं। अभी वर्तमान परिवेश में जितने भी बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं सभी भूमाफिया हो गए। पता चलेगा करोड़ों करोड़ों का जमीन गरीबों का है, उनकी आपसी विवाद है, उसको अपने नाम पर लिखवा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। जितने इनके वार्ड पार्षद हैं बीजेपी के सब माफिया हो गए हैं। अब बात कर लीजिए जितने इनके बीजेपी के पार्षद जीते हैं, जो मेयर बने हैं, कल के डेट में क्या है थे और आज क्या है। जिस तरह मोदी जी 90 में लेमनेटा से चलते थे, आज खरबों अरबों रुपए के मालिक हो गए। कौन सा राजनीतिक में कौन सा रोजगार किए, ये बिहार को जनता को या कुम्हाड़ की जनता को बता देते तो कुम्हाड़ की जनता भी विकास कर लेती। ये अरुण कुमार सिन्हा एक प्रोफेसर होते थे, सिवान से यहाँ आके चुनाव लड़े थे, पटना के लोकल भी नहीं है, बाहरी उम्मीदवार है, तब भी लगता है लोकल किसी धनी संपन्न व्यक्ति को जितना जमीन नहीं होगा उससे ज्यादा जमीन आज पटना में ये खरीद चुके हैं। भूमाफिया बन चुके हैं। इनको नहीं पता होगा कि इनका कहाँ कहाँ प्लॉटेड है। तो बिहार कुम्हाड़ की जनता इनको इसलिए विधायक बनाई थी। आप देखेंगे अभी वर्तमान में उसमें लोकल गंगा नमामि के नाम पर पूरे शहर को कोड़ दिया गया। उस इंजीनियर उस ठेकेदार से एक सवाल तक नहीं हमारे प्रतिनिधि पूछते हैं। उस सबको अपने वार्ड पार्षद अपने माफियाओं के द्वारा, अपराधियों के द्वारा सबसे तहसीली कराते हैं और अनगिनत प्लॉट खरीदे जा रहे हैं। जब वो चुनाव लड़े थे उनका पटना में कोई प्लॉट नहीं था, यहाँ के निवासी भी नहीं थे, सिवान के निवासी थे और अभी यहाँ के 15 साल के राज्यों में यहाँ के सबसे संपन्न व्यक्ति अरुण कुमार सिन्हा हो गए। तो हम इतना ही जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हमने 3 साल का मौका मांगा है। 30 साल के बनाम 3 साल का नारा दिया है। 30 वर्षों का पटना को जो लाचार बनाया गया है उससे मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं। हम 3 साल में अगर जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो हम सदन से इस्तीफा देने की बात करते हैं। मैं एफिडेविट करके देने को तैयार हूँ। कुम्हाड़ विधानसभा में जो जल जमाव की समस्या है उसको 3 साल में मुक्ति दिलाऊंगा। अगर नहीं दिला पाऊंगा तो इस्तीफा देने को मैं तैयार हूँ। तो इस विश्वास के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं कि हम कुम्हाड़ के विकास के लिए आ रहे हैं, कुम्हाड़ का मान सम्मान बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो कुम्हाड़ और बाजार समिति संदलपुर में नए आवास कॉलोनी बस रहे हैं उसको सुसज्जित तरीके से बसाने की बात कर रहे हैं। जो अवैध भूमाफिया जो आज बीजेपी के विधायक के पिछलग्गू हैं और जमीन दलित गरीबों वंचित वर्गों के जमीन का कब्जा करके बेचने का काम है, उससे मुक्ति दिलाने की बात कर रहा हूँ। जो 15 साल 30 साल से लोगों को लूटने का काम किया, रात के अंधेरे में लूटते हैं और दिन में नेता बनते हैं, उनसे मुक्ति दिलाने की बात कर रहा हूँ। जो आप देखते होंगे कि पटना में आए दिन कभी कहीं छेड़खानी हो जा रहा है, कहीं जमीन कब्जा हो जा रहा है। पता चलता है थाना जाइए तो पता चलेगा फलना विधायक के करीबी हैं, थाना कुछ कर ही नहीं रहा है। जो थाना दलाल हो गया है, थाना हो गया विधायक का दलाल, विधायक के हो गए हैं अपराधी दलाल। तो विधायक और भूमाफियाओं के माध्यम से सांठगांठ से पूरा पटना का लूटने का जो काम किया जा रहा है उससे मुक्ति की बात कर रहा हूँ। पटना में नए रोजगार की बात कर रहा हूँ। जैसे हम एक बहुत मुद्दा उठाए थे, अपने आपके चैनल के माध्यम से भी उठाना चाहूँगा। एक रामपुर नहर है जो गाय घाट से राजेंद्र नगर स्टेडियम तक आती है और उसी तरह अशोक राजपथ है उसके समानांतर, जो 24 घंटे जाम मिल देंगे। जब आप चले जाइएगा तो आपको 6 किलोमीटर क्रॉस करने में 6 घंटा लग जाते हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं भूखे प्यासे धूप में चिलचिलाते हैं। अगर ये रामपुर नहर को हम लोग पार दें, इसमें कोई ज़्यादा बजट भी नहीं लगेगी क्योंकि नहर के दोनों तरफ 40-40 फीट सरकारी जमीन उपलब्ध है। सिर्फ नहर को पाट के अगर 120 फीट का सड़क बना दिया जाए तो अशोक राजपथ का जाम से हम मुक्ति दिला देंगे। और ये जो नहर का इलाका है वो अभी गंदगी का अंबार है, उसको एक तरह से सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा और लोगों को रोजगार का साधन भी मिल जाएगा। जिस तरह नाला रोड जब कांग्रेस की सरकार में पड़ गए थे
आज वहाँ एक फर्नीचर का, एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर का मार्केट नाला रोड के नाम से जाना जाता है। तो उसी जगह रामपुर नहर को हम अगर पाट देते हैं, चाहे पिछले वर्तमान सरकार ने पाट दी होती, तो रामपुर नहर भी एक विकसित मार्केट होता और लोगों को रोजगार का साधन मिलता। ऐसा नहीं है कि अब सरकार के पास सरकारी रोजगार नहीं है तो प्राइवेट रोजगार का भी साधन नहीं दिया गया। उसी तरह स्टेडियम की बात हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं। उसी तरह पाटलिपुत्रा स्टेडियम बनी है, इस सरकार ने बनाई केंद्र सरकार के फंड के माध्यम से, बट उसके आसपास का माहौल जाके आप देखिए कितनी गंदगी भरी हुई है। सरकार ने जिस तरह उस स्टेडियम, पाटलिपुत्रा स्टेडियम बनाई थी, उसके बगल में 1-2 मॉल बना देती, 1-2 छोटा मार्केट कम्प्लेक्स बना देती, वो भूखंड ना, इसी तरह सरकारी भूखंड पड़ा हुआ है, उसको अगर बना देती तो वहाँ भी रोजगार का साधन मिलता और लोग रोज रोजगार करते, और जो खेल प्रेमी बाहर से आते उनको भी अच्छा माहौल देखने को मिलता। जो पटना के गंदगी के बारे में चर्चा होती है वो चर्चा नहीं होती। तो हम यही कहते हैं, गंदगी से मुक्ति दिलाएंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, और जो जल निकासी का मुद्दा है उसको हम दूर करेंगे। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है उसको, उसकी व्यवस्था करेंगे। एक चौथा है, जो अभी के प्रतिनिधि रहते वो कर सकते हैं, उसके लिए कोई नियमावली की जरूरत नहीं है। जितने प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल हैं, कुम्हरार विधानसभा में खासकर बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें गरीबों के बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है। तो हम विधायक विधानसभा चुनाव जीत के जाते हैं तो हम गारंटी देना चाहते हैं कि जो भारत सरकार का कानून है 25% गरीब बच्चे को पढ़ाना है, वो हम कड़ाई पूर्वक से लागू करेंगे, और 25% कौन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको सामने ला के दिखाना होगा और उनका एडमिशन हम करवाएंगे। उसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल जितने हैं उनको लोकल जो मरीज होंगे, जो लोकल निवासी हैं, उनको प्रायोरिटी देनी होगी, उनको 50% रियायत देना होगा। इस आदि मुद्दे के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं, और लोगों को अगर जीत के आएंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं जनता का काम होगा, जनता का हम विधायक होंगे। सड़कों गली के जो कार्य हम नहीं पूरा कर पाएंगे तो जनता के साथ कदम में कदम मिला के लड़ने का भी काम हम करेंगे। अंत में हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे? हम शुभकामना देना चाहेंगे आपके चैनल को, सत्यम न्यूज, और दर्शकों से आगाह करेंगे, जमीन से जुड़े मुद्दा को ये दिखाते हैं, जो समस्या हैं बिहार के उसके बारे में लोगों को अवगत कराते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि इनकी चैनल को आप लाइक करेंगे तो इनको भी बल मिलेगा, और ये और अधिक से अधिक जो बिहार की समस्या है, जो कुम्हार की समस्या है, लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी साथ तमाम दर्शकों को प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे आज के मेहमान, जन अधिकार पार्टी के नेता और कुम्हरार विधानसभा से भावी प्रत्याशी राजेश रंजन पप्पू, जिन्होंने बड़े बेबाकी से हमारे हर सवालों का जवाब दिया। तो ऐसे ही बड़े बड़े नेताओं को हम अपने स्टूडियो में बुलाते रहेंगे और उनके जनता के प्रति सोच को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं जय कुमार झा, कैमरामैन रविंद्र चौधरी के साथ, सत्यम न्यूज़ पटना।